गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया होंगे आप लोग, आई होप। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों फंक्शन ऑफ आई। फंक्शन ऑफ आई। तो याद करो पिछले 2 लेक्चरों में हमने क्या पढ़ा। आई एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके सारे पार्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। कॉर्निया क्या होता है, कोरोइड क्या होता है, सिलेरी मसल्स क्या होती है, आई लेंस क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पुपिल कैसे बनता है, कहाँ होता है, रेटिना, फोबिया, बहुत सी चीजें हमने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये आई वर्क कैसे करता है, मतलब फंक्शन ऑफ आई। जो ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं ये प्रोसेस कैसे होता है, इस चीज को आज हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों? ओके, तो आर यू रेडी? ओके, तो चला जाए। अब मान लो ये हमारा आंख है जिसमें ये कॉर्निया है, पता है तुमको। कॉर्निया, इसका थिकनेस, एवरेज थिकनेस लगभग 0.5 mm होता है, 0.5 mm। और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे होता है 1.376। 1.376। देखो वाटर से ज्यादा है ना, उसका वाटर का कितना होता था 1.33, इसका 1.376। तो अब मान लो तुमको ये ऑब्जेक्ट को देखना है बच्चों, ऑब्जेक्ट को देखना है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी। ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट से रे निकलेगी और वो रे कॉर्निया से होकर जाएगी। ठीक है, कम से कम 2 रे चाहिए। और वो कॉर्निया से ऐसे तो इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, इधर उधर जिधर तिधर जा रही है। और ये आइरिस है बच्चों, क्या है, ब्लैक वाला आइरिस है। आइरिस तो अपने अंदर से पास नहीं होने देगा। आइरिस के अंदर एक सर्कुलर होल होता है जिसको पुपिल कहते हैं। तो ये रे पुपिल से जाएंगी। ठीक है, उसके बाद ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। और क्या करता है ये? रियल इमेज एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहां बनाएगा बच्चों? तो रेटिना के ऊपर। ठीक है, रेटिना के ऊपर यहां इमेज बना देगा और इस प्रकार हम इमेज को देख सकते हैं। रेटिना के ऊपर क्या होते हैं? तो रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स। याद है ना, रॉड सेल लाइट की इंटेंसिटी को देखता है और कोन सेल कलर को देखता है, कौन सा कलर है। तो रॉड सेल्स, कोन सेल्स ऑप्टिक नर्व से कनेक्टेड होते हैं और वो ऑप्टिक नर्व ब्रेन से कनेक्टेड होता है। तो इस प्रकार इमेज यहां जो भी बनेगा ब्रेन उसको समझ लेगा। रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा बट ब्रेन उसको सीधा कर लेगा। उल्टा बनता है ना बच्चों कॉन्वेक्स लेंस द्वारा। तो यही प्रोसेस है। अब इसके हम लोग लिखना है। ओके, तो देखो इसमें कुछ नया नहीं है। ऑब्जेक्ट को हम लोग किस प्रकार देखते हैं सब इसमें दिखा दिए हम लोग। अब इस चीज को लिख लिया जाए। तो पहले फोटो बनाना हो तो ऐसे तो तुम्हारे पास फोटो होगा, फिर से बनाना चाहो तो बना लो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो हमने यहाँ पे पूरा प्रोसेस को डिस्क्राइब कर रखा है। फंक्शन ऑफ आई क्या होता है तो तुमको पता है। इधर से ऑब्जेक्ट जाएगी, फोकस से कॉर्निया से इंटर करेगी, उसके बाद पुपिल के होते हुए रिफ्रैक्शन होगा लेंस द्वारा और इमेज रेटिना पर बन जाएगा और वो भी रियल। तो ठीक है, इस चीज को हमने लिख रखा है। When light enters the eye through cornea, passes through pupil and get refracted by eye lens. When light enter through cornea, आई में प्रवेश कैसे करेगी? तो पहला उसको सरफेस मिलेगा, पहला उसको लेयर मिलेगा कॉर्निया, वहां से इंटर करेगी। उसके बाद पुपिल के होते हुए वो लेंस द्वारा रिफ्रैक्टेड हो जाएगी। क्या होगी? गेट रिफ्रैक्टेड बाय द आई लेंस। और होने से क्या होगा? अ रियल इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना। रियल बनेगा, इन्वर्टेड उल्टा बनेगा और हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड सोच लो, मान लो तुम कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रख दो सामने, कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रख दो, तुम्हारा इमेज इस रेटिना पर ही बना। अब तुम रेटिना सोचो कितना बड़ा, आंख के अंदर रेटिना इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा, इतना बड़ा, इतना बड़ा। अब तुम बड़ा 20 तला बिल्डिंग का इमेज इसमें बना लेते हो तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। तो इसके अंदर बच्चों जो भी इमेज बनता है हाईली डिमिनिश्ड बनता है, बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा। वो हमारा दिमाग का काम है उसको कि 20 तल्ला 100 फीट बनाना उसको, ठीक है।
ओके, तो ये काम करता है हमारा दिमाग, ठीक है। उसके बाद बच्चों है रेटिना पे इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसे क्या होता है, तो द सरफेस ऑफ रेटिना कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स। रेटिना का जो सरफेस है बच्चों, उस पे लार्ज नंबर ऑफ सेंसिटिव सेल्स होते हैं, सच एज रॉड एंड कोन सेल। रॉड एंड कोन सेल, पता है तुमको रॉड सेल क्या करता है, तो लाइट की इंटेंसिटी को कंट्रोल करता है, और कोन सेल क्या करता है बच्चों, तो लाइट की कलर को डिटेक्ट करता है। और ये सेंसिटिव होते हैं बहुत ही। द सेंसिटिविटी ऑफ विजन इज ग्रेटेस्ट एट फोबिया। जितना भी सेंसिटिविटी है वो फोबिया पे सबसे ज्यादा होता है। तुमको कल भी बताए थे पिछले लेक्चर में कि फोबिया पे रॉड सेल्स कोन सेल्स ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां का सेंसिटिविटी अधिक होता है। इसी कारण बच्चों, एंड हेंस द सिलियरी मसल्स होल्डिंग द आई इन पोजीशन। सिलियरी मसल्स ये वाली जो आई को पोजीशन में रखे हुए है, ऑलवेज रोटेट द आई बॉल। हमेशा आई बॉल को घुमाते रहती है। क्या करती है, ऑलवेज रोटेट द आई बॉल until the image form on the फोबिया, सॉरी, ये आई बॉल को घुमाते रहती है until the image formed at फोबिया, जब तक कि इमेज फोबिया पर ना बन जाए। फोबिया पर बन जाएगा तो हमको क्लियर व्यू दिखाई देगा, पता है। तो ये क्या करती है, आई बॉल को रोटेट करते रहती है। कौन, तो बच्चों सिलियरी मसल। सिलियरी मसल क्या करती है, आई बॉल को रोटेट करते रहती है। कब तक रोटेट करेगी, जब तक कि इमेज फोबिया पर ना बन जाए। दिस मीन्स द ऑब्जेक्ट टू बी सीन। इसका अर्थ यह है कि द ऑब्जेक्ट टू बी सीन, जिस ऑब्जेक्ट को देखना है, इज ब्रॉट ऑन द विजुअल एक्सिस, उसको विजुअल एक्सिस पर लाया जाता है। सिलियरी मसल्स क्यों रोटेट करती है, ताकि उसका क्लियर इमेज बने। क्लियर इमेज कहां बनेगा बच्चों, तो इमेज जब फोबिया पर बनेगा, इसलिए सिलियरी मसल्स रोटेट करती है ताकि ऑब्जेक्ट का इमेज जो है फोबिया पर बने, यानी ऑब्जेक्ट को विजुअल एक्सिस पर लाया जाए। याद है ना, एक होता था ऑप्टिक एक्सिस जो कॉर्निया और लेंस के सेंटर को मिलाती थी, एक विजुअल एक्सिस जो फोबिया और लेंस के सेंटर को मिलाती थी। यानी ऑब्जेक्ट को विजुअल एक्सिस पर लाया जाता है ताकि उसका क्लियर व्यू बने। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ आई था बच्चों, इसको नोट करो। When a light enters the eye through cornea, passes through pupil and get refracted by eye lens, a real inverted and highly diminished image is formed on retina. The surface of retina consists of large number of sensitive cells such as rod and cones. The sensitivity of vision is greatest at fovea, and hence the ciliary muscles holding the eye in position always rotate the eyeball until the image forms on fovea. This means the object to be seen is brought on the visual axis. ठीक है बच्चों, तो ये हमारा फंक्शन ऑफ आई है, इसको नोट करो। तो बच्चों इस तरह से फंक्शन ऑफ आई कार्य करता है। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या होता है, लाइट इमिट होगी और वो लाइट कॉर्निया से होकर फिर पुपिल द्वारा लेंस में प्रवेश करेगी और लेंस उसको रिफ्लेक्ट करके रेटिना पर इमेज बना देगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब एक सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि ऑब्जेक्ट को यहां रखते हैं तो भी दिखाई देती है, ऑब्जेक्ट को कहीं इधर रखेंगे तो भी दिखाई देगी। जैसे ये स्केच हमको यहाँ है तो भी दिखाई दे रहा है, यहां रखेंगे तो भी दिखाई देगी और यहां रखेंगे तो भी दिखाई देगी। तो तुम एक फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे अंदर ये कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यही फॉर्मूला है बच्चों। और सुनो, v क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से जहां इमेज बनती है उसकी डिस्टेंस को हम लोग बच्चों v बोलते हैं। ये v हो गया ऑप्टिकल सेंटर से रेटिना के बीच की दूरी, और ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u हो गया ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की दूरी। और इस लेंस का एक फोकस होगा, क्या होगा, फोकस होगा।
तो सोचने वाली बात यह है कि मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखे तो भी इमेज यहां बना, ऑब्जेक्ट को कहीं और रखते तो भी इमेज वहां बनता। यानी यू जो है बच्चों हमारा यहाँ पे यू वो वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है। ऑब्जेक्ट हमारे लिए हमेशा फिक्स पॉइंट पे थोड़ी ना होगा, कभी यहां होगा, कभी वहां होगा, कभी कहीं और होगा। यहाँ हम सब चीज देखें, कैमरा देख रहे हैं, कैमरा की दूरी हमसे 1 मीटर है, उसके बाद 1.5 मीटर है, उसके बाद खिड़की है, खिड़की की दूरी 2 मीटर है, कोई वहां घड़ी लगाए हुए हैं, घड़ी की दूरी हमसे 5 मीटर पे है, और हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। यानी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आप कहीं भी बदलिए हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और इमेज डिस्टेंस लेंस से और रेटिना के बीच में, तो चूंकि देखो ये तो बदलने वाला है नहीं, लेंस से रेटिना के बीच की दूरी हमेशा फिक्स रहेगी, वो आंख के अंदर की चीज है। और जिसका यही बदल गया, जिसका यही दूरी बदल गया, कम हो गया या फिर ज्यादा हो गया, तो समझो उसके आंख में डिफेक्ट है। डिफेक्ट ऑफ विजन में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं। ये आके इधर सट जाएगा या फिर हट जाएगा, दूर हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, यू ऑब्जेक्ट हमेशा कहीं भी हो सकता है, वेरिएबल होगा, और भी जो है कांस्टेंट है, ठीक ना। आई के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना, ग्लास लेंस के लिए नहीं, आई के लिए, ह्यूमन आई के लिए। ये भी जो दूरी है वो कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट कहीं भी रखिए। अब समझ लो ये चीज हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। और ये वेरिएबल है। तो देखो u को बदलना होगा, u जब भी बदलेगा तो तुमको भी बदलना होगा, तब ना f बराबर आएगा जी। अब भी बोल रहा है कि हम कांस्टेंट रहेंगे, और तुम्हारा LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए ना। इधर f है और इधर v एंड u है, तो u बोल रहा है हम बदलेंगे, तो RHS साइड में बदल जाएगा, और चाहते हैं कि वो ना बदले तो v को भी बदल दे, और यदि ये बढ़ता है तो इसको घटा दिया जाए ताकि दोनों ठीक रहे। बोल रहा है कि हम कांस्टेंट रहेंगे। क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। तो बदले में बेचारे फोकस को बदलना होगा, इसको वेरिएबल होना पड़ेगा, तब ना LHS इक्वल टू RHS होगा। सोच लो, मान लो तुम्हारे पास 100 इक्वल टू 20 इंटू 5 होता है, पता है। अब ये 5 कह रहा है कि हम बदलेंगे, हम होंगे बच्चों यहाँ पे 4। क्या होंगे? 4। तो ये 4 होगा, और इधर 100 रहना है तो इसको 25 होना पड़ेगा, 25 चौका सही। अब बेचारा 20 से पूछा गया तो ये बोल रहा है कि हम कांस्टेंट रहने वाले हैं, हम नहीं बदलेंगे, कांस्टेंट रहने वाले हैं। तो अब बताओ क्या करना पड़ेगा? ये तो बदल गया, 5 से 4 हो गया, और ये बोल रहा है हम कांस्टेंट रहेंगे, तो LHS इक्वल टू RHS होना है तो इसको बदलना पड़ेगा, इसको 80 होना पड़ेगा, तब ना LHS इक्वल टू RHS होगा। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार ये जो है भी कांस्टेंट रहने वाला है, और ऑब्जेक्ट बार बार बदल रहा है, तो बच्चों यहाँ पे फोकस को बदलना होगा, फोकस को वेरिएबल होना होगा। और हम जानते भी हैं ये लेंस क्या है, फाइबरस टिश्यू से बना है, और वो भी कैसा? फ्लेक्सिबल टिश्यू से बना है, लचीला टिश्यू से। इसी को कभी दबा दिया जाएगा तो फोकस घट जाएगा, कभी खींच दिया जाएगा तो फोकस बढ़ जाएगा। तो ये चीज हम जानते हैं। तो अब इसी चीज को पढ़ना है। तो ये कौन करता है? मान लो ऑब्जेक्ट बदल रहा है, इमेज नहीं बदलेगा, इमेज डिस्टेंस नहीं बदलेगा, तो फोकस बदलना है। तो फोकस बदलने का काम किसका है? सिलियरी मसल्स का है। किसका है? सिलियरी मसल्स का। सिलियरी मसल्स क्या करेगी बच्चों? इसको पकड़े हुए फोकस घटाना है, दबा देगी। तो दबा देगी तो कैसा होगा? तुम सोचो, इसको मिटा दे। मान लो लेंस को दबा दिया जाए तो लेंस इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसका देखो अब सरफेस थोड़ा छोटा हो जाएगा, गोल, तो सेंटर और फोकस इसका कम हो जाएगा। यदि मान लो इसको सिलेरी मसल खींच के लंबा कर दी इस तरीके से, तो अब इसका सर्कल थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो इसका फोकस ज्यादा हो जाएगा, और इसका फोकस
कम हो जाएगा। यानी सिलियरी मसल क्या करेगी, खींच देगी तो फोकस ज्यादा हो जाएगा, और दबा देगी तो फोकस कम हो जाएगा। तो ये खींच देगी, दबा देगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक्सपेंड करेगी, ये सिलियरी मसल्स का काम है। और आई का बच्चों इसी प्रॉपर्टी को पावर ऑफ एकोमोडेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है बच्चों? तो अलग अलग दूरी पर रखे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अलग अलग फोकल लेंथ होना चाहिए, क्योंकि इमेज डिस्टेंस भी तो बदलने वाला है नहीं। और उस अलग अलग फोकल लेंथ बनाने के लिए सिलियरी मसल्स क्या करती है, आई लेंस को स्ट्रेच करती है या फिर कॉन्ट्रैक्ट करती है। समझ में आया? और इसी क्षमता को, इसी पावर को, इसी एबिलिटी को बच्चों एकोमोडेशन कहा जाता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो पावर ऑफ एकोमोडेशन तुमसे कोई पूछ दे क्या होता है, तो पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है सर, इट इज द एबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स टू स्ट्रेच और टू कॉन्ट्रैक्ट द आई लेंस to increase or to decrease the focal length to see the various object kept at various distance। अलग अलग दूरी पर रखे वस्तुओं को देखने के लिए अलग अलग फोकल लेंथ की जरूरत पड़ने वाली है। इसलिए अलग अलग फोकल लेंथ बनाने के लिए सिलियरी मसल या तो आई लेंस को स्ट्रेच करेगी या फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसी को हम लोग पावर ऑफ एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो एक बार लिख लिया जाए इसको। तो देखो, नोट करो जो कुछ भी नोट करना है। सो यहां देख सकते हो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है। पावर ऑफ एकोमोडेशन, द एबिलिटी ऑफ सिलियरी मसल्स टू स्ट्रेच और कॉन्ट्रैक्ट द आई लेंस। सिलियरी मसल्स का एबिलिटी है टू स्ट्रेच और टू कॉन्ट्रैक्ट द आई लेंस टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ। स्ट्रेच करने पर फोकल लेंथ इंक्रीज करेगी और कॉन्ट्रैक्ट करने पर फोकल लेंथ डिक्रीज करेगी। सो दैट, क्यों ऐसा करती है? ताकि सो दैट द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स केप्ट एट वेरियस डिस्टेंसेज, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट केप्ट एट वेरियस डिस्टेंसेज फॉर्म ऑन रेटिना। बहुत से अलग अलग जगहों पर रखे वस्तुओं का इमेज जो है वो रेटिना पर बने, इसलिए क्या करना होगा, फोकल लेंथ को चेंज करना होगा। क्योंकि ये भी तो चेंज होना नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से रेटिना की दूरी चेंज होना नहीं है हेल्दी आई के लिए। तो आपको बदले में फोकस चेंज करना होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चेंज हो रहा है। और वो फोकस चेंज करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, या तो फोकस बढ़ाइए या फिर घटाइए। बढ़ाने के लिए लेंस को खींचा जाता है ताकि बड़ा वाला सर्कल बने, ताकि लेंस ज्यादा हो, फोकल लेंथ ज्यादा हो। और फोकल लेंथ घटाने के लिए इसको कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है ताकि इसका जो सर्कल बने वो स्फीयर वो छोटा हो, और खींच देने से लंबा हो गया तो बड़ा वाला बनता है। तो बड़ा वाला का बड़ा रेडियस, छोटा वाला का छोटा रेडियस। तो इसका फोकस आ जाएगा r/2 और इसका फोकस आ जाएगा r/2। अब जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसका फोकस ज्यादा आएगा। तो जिसका रेडियस ज्यादा, किसका रेडियस ज्यादा आएगा? तो उसी का रेडियस ज्यादा आएगा जिसका स्फीयर बड़ा हो, यानी खिंचाया हो। तो ये काम सिलियरी मसल्स को दिया गया है, और इसी एबिलिटी को बच्चों, आंख की इसी क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समंजन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ओके, ठीक है, तो इसको नोट करो। तो ये हमारा आंख के बारे में पूरा हो चुका है, लगभग कंप्लीट। तो आंख क्या होता है बच्चों? एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, जो क्या करता है, देखने का काम करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखता है, कैसा कलर है, कैसा इंटेंसिटी है उसका, अच्छा है बुरा है,
सुंदर है, सुंदर नहीं है, सब कुछ देख लेता है आंख। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है और कैसा नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें एक लेंस लगा होता है, बाई कॉन्वेक्स लेंस, फ्लेक्सिबल टिश्यू से बनता है। ठीक है, तो सब कुछ हमने देख लिया। अब बच्चों हमारा आंख, ये हेल्दी आई कंप्लीट हो गया। अब क्या होता है, किन्हीं किन्हीं की आंख में दोष आ जाता है। दोष क्या आता है कि जैसे देखो यहां पे हमने बताया कि फोकल लेंथ को घटाने बढ़ाने का काम किसका है, सिलियरी मसल्स का। अब ये तो देखो ऑब्जेक्ट ये फिक्स रहना है, भी जो है फिक्स रहना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट अलग अलग दूरी पर रखोगे यू, तो तुमको एफ चेंज होना है। अब ये एफ चेंज कौन करेगा, एफ चेंज करेगा सिलियरी मसल्स। और सिलियरी मसल्स कैसे चेंज करता है, तो या तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा या फिर स्ट्रेच करेगा। अब धीरे धीरे उम्र के साथ क्या होता है कि इसकी ये एबिलिटी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। सबकी नहीं, किसी किसी की नहीं होती, लगभग सबकी होती है। ठीक है ना। तो जैसे जैसे बुढ़ा होते जाओगे, ये स्ट्रेच करने की क्षमता और कॉन्ट्रैक्ट करने की क्षमता धीरे धीरे लूज करने लगेगी सिलियरी मसल्स। तो एक प्रकार से क्या होगा, ऐसा होगा किसी किसी का स्ट्रेच करके छोड़ देगी, अब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, किसी किसी के कॉन्ट्रैक्ट करके छोड़ देगी, स्ट्रेच नहीं कर पाएगी। तो ये डिफेक्ट ऑफ विजन हो गया। तो किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर उसको दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही आगे पीछे कीजिएगा तो ना स्ट्रेच कर रही है ना कॉन्ट्रैक्ट कर रही है सॉरी, फोकल लेंथ ना बढ़ाएगी ना घटाएगी, तो फिर दिक्कत हो जाएगा देखने पे। तो इसको किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दिखाई देता है, ठीक ना। तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों कि उसके आंख में डिफेक्ट आ गया है। क्या आ गया है, डिफेक्ट, डिफेक्ट ऑफ विजन उसको बोला जाएगा। ठीक है, अब ये डिफेक्ट ऑफ विजन भी 4 प्रकार के होते हैं बच्चों। तुमको 3 ही प्रकार के जनरली पढ़ाया जाता है, अच्छे अच्छे बुक्स में देखोगे तो ये 4 प्रकार के मिलते हैं। कौन कौन, एक मायोपिया होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, एक हाइपर मायोपिया होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, एक प्रेस बायोपिया होता है जिसमें दोनों ही होते हैं, ठीक ना। और एक होता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या होता है, एस्टिग्मेटिज्म। तो इन चारों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग हमारा है डिफेक्ट ऑफ विजन, इसको नोट करो। तो हमारा टॉपिक है बच्चों डिफेक्ट ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या होता है बच्चों, तो दृष्टि दोष है, हिंदी में इसको दृष्टि दोष, आंख की दोष, कमी। तो डिफेक्ट ऑफ विजन बच्चों 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो लिख देते हैं नाम उसका। पहला होता है मायोपिया, ठीक। दूसरा होता है हाइपर मायोपिया। तीसरा होता है बच्चों प्रेस बायोपिया, ठीक है ना। स्पेलिंग प्रेस बायोपिया, स्पेलिंग मिला लेना, ठीक है बच्चों, देख लेते हैं। कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। प्रेस बायोपिया। और चौथा बच्चों एस्टिग्मेटिज्म। ये 4 प्रकार के होते हैं। तो मायोपिया, इसको दूसरा नाम शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस। और इसको बच्चों हाइपर मायोपिया को हाइपर मेट्रोपिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपर मेट्रोपिया या फिर लॉन्ग साइटेडनेस। और ये प्रेस बायोपिया है,
और ये एस्टिग्मेटिज्म होता है। चारों क्या क्या होता है बता दोस्तों को, शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, मायोपिया जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, निकट दृष्टि दोष मायोपिया में, इसमें आदमी को यानी आंख को नजदीक की चीजें दिखाई देती हैं और दूर की चीजें नहीं दिखाई देती हैं। मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पर रखे चीज उसको नहीं दिखाई देता है तथा नजदीक की रखी चीजें उसको दिखाई देती है। ओके। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इसको दूर की चीजें दिखाई देती है और नजदीक की चीजें नहीं दिखाई देती है। प्रेस बायोपिया में क्या होता है बच्चों कि किसी खास बिंदु पर दिखाई देती है, उसके नजदीक रखोगे नहीं दिखाई देगी, उससे दूर रखोगे तो भी नहीं दिखाई देगी। इसमें दोनों होता है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों होता है। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है बच्चों, तो इसमें देखो दूर की, तीनों में क्या होता था, किसी को दूर का नहीं दिखाई दे रहा है, किसी का नजदीक का नहीं दिखाई दे रहा है, किसी को दोनों नहीं दिखाई दे रहा है। और एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि दूर नजदीक सब सही है लेकिन ये साइड वाला चीज नहीं दिखाई दे रहा है। साइड वाला जैसे कैमरा देख रहे हैं तो हमको खिड़की, बल्ब, दरवाजा सब कुछ दिखाई दे रहा है। बट यदि कोई एस्टिग्मेटिज्म का पेशेंट आ जाए और वो कैमरा देखेगा तो उसको खिड़की, दरवाजा, बल्ब, पंखा कुछ नहीं, केवल कैमरा दिखाई देगा। ठीक ना। ये जो उसका इमेज फोबिया पर बनेगा, बट साइड वाला इमेज जो रेटिना पर हमारा बन रहा था वो नहीं बनेगा। ये एस्टिग्मेटिज्म में होता है। ठीक है। तो इन चारों को बच्चों डिफाइन किया जाएगा और इसके देखा जाएगा क्या क्या, इसका फॉर्मूला भी आएगा, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, कैसे ठीक किया जाएगा। इन सब चीजों को अब हम लोग कल से देखने वाले हैं, कल से यानी नेक्स्ट लेक्चर से। ओके। तो बच्चों देखो, कल छठ पूजा है, परसों भी होगा, तो इसलिए 2 दिन लेक्चर नहीं आ पाएगा। छठ पूजा है इसलिए नहीं, मेरे छत के ऊपर चोंगा भोंपो बांध दिया गया है जिससे डिस्टरबेंस होगी और मना भी नहीं किया जा सकता, तो आवाजें गूंजेंगी तो नहीं हो पाएगा वीडियो का शूटिंग। तो इसलिए 2 दिन जो है वीडियो नहीं आ पाएगा। वीडियो आएगा 21 के बाद 22 से शायद आएगा, 22 से आना चालू हो जाएगा। तो ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। छठ की छुट्टी है, मनाओ और जम की तैयारी करो, पढ़ाई करो और सेलिब्रेट भी करो। मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई करो, सब पूजा पाठ छोड़कर पढ़ाई करो, ऐसा नहीं। पर्व है, त्योहार है, थोड़ा बहुत इंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन लिमिटेड। इंजॉय करो लेकिन लिमिटेड। हमारा मेन टारगेट है पढ़ाई, तो पढ़ाई करेंगे, साथ ही साथ इंजॉय भी थोड़ा बहुत कर लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि केवल एंजॉय ही करेंगे। तो एंजॉय करो, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई को रखते हुए। 2 दिन मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन से कोई आफत नहीं आने वाली है। लेकिन हाँ, 2 दिन बाद फिर तुमको कंटिन्यू होना पड़ेगा, ठीक है ना। कोई बोल रहा है क्या सिखा रहा है 2 दिन मत पढ़ो, तो 2 दिन मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 2 दिन बाद तुमको फिर से कंटिन्यू होना पड़ेगा और पूरे जोश के साथ कंटिन्यू होना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।